नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता था, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है और ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं। कई बार हम इसको लाइटली ले लेते हैं कि इसको कौन पढ़ेगा या ऐसा कुछ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं हम राजस्थान के मैप के साथ राजस्थान के जो विभिन्न भूभाग है उनके प्राचीन नामों के बारे में। ये हमारा राजस्थान का मैप। अब यदि इस पे हम बात करें तो सबसे पहले उत्तरी भाग से हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान का जो उत्तरी भाग है जिसमें हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं, इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना कि गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो भाग है, गंगानगर और हनुमानगढ़, इसको प्राचीन काल में बोला जाता था योद्धय। किस नाम से जाना जाता था? योद्धय के नाम से जाना जाता था। यानी राजस्थान का उत्तरी भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे? तो हमारा आंसर होगा योद्धय के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, एक जिला आता है हमारा बीकानेर, और यहां एक जिला पड़ता है जोधपुर। अब यदि राजस्थान के मैप में हम देखेंगे तो ये बीकानेर प्लस जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, यानी ऊपर वाला भाग जोधपुर का, जो कि जोधपुर का उत्तरी भाग होगा, ये जो प्रदेश है इसको प्राचीन काल में कहा जाता था जांगल प्रदेश। इसको कहा जाता था जांगल प्रदेश। और इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर नागौर। यहां पड़ता है नागौर, जिसका प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता था? ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा बीकानेर का दक्षिणी भाग और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उसको हम जानते हैं जांगल प्रदेश के नाम से। फिर बात करते हैं हम जैसलमेर की। यदि जैसलमेर की हम बात करें तो जैसलमेर जो है उसको प्राचीन काल में जाना जाता था मांड या वल प्रदेश के नाम से। मांड या वल प्रदेश। जैसलमेर की एक गायकी प्रसिद्ध है, मांड गायकी। इसी गायकी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम मांड क्षेत्र और इसको जाना जाता था वल क्षेत्र के नाम से। कई बार इसका नाम मांडधरा भी देखने को मिलता है, इसका भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी बात करें हम योद्धय प्रदेश की तो गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उसको हम जानते थे किस नाम से? योद्धय के नाम से। फिर बीकानेर और जोधपुर जो है उसको हम जानते थे जांगल प्रदेश के नाम से। और जैसलमेर जो है इसको प्राचीन काल में जाना जाता था मांड या वल प्रदेश के नाम से। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो आगे आता है हमारा बाड़मेर। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में एक क्षेत्र है मालानी क्षेत्र। बाड़मेर के बाद आता है हमारा जालोर। तो बाड़मेर जो है उसका दक्षिणी भाग और जालोर का जो उत्तरी भाग है इसको प्राचीन काल में जाना जाता था मालानी प्रदेश के नाम से। फिर जालोर को कहा जाता था जबालीपुर। जालोर को कहा जाता था प्राचीन काल में जबालीपुर या जाबालीपुर। दोनों नाम हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है जबालीपुर दिया हुआ मिले, हो सकता है आपको जबालीपुर दिया हुआ मिले। यानी जालोर जो है इसका प्राचीन नाम जबालीपुर। जाल वृक्ष की प्रधानता होने के कारण, साथ ही साथ जबाली जो ऋषि थे उनकी तपोभूमि होने के कारण जालोर को जाना जाता था जबालीपुर के नाम से। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े, आगे हमारा जिला आता है सिरोही। सिरोही को प्राचीन काल में जाना जाता था चंद्रावती के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? चंद्रावती के नाम से। और ध्यान रखना राजस्थान में प्रथम भूकंप रोधी जो इमारतें हैं उनके जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें चंद्रावती से ही मिले हैं। चंद्रावती किसका प्राचीन नाम था? तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम था, जहां प्राचीन काल में भूकंप रोधी इमारतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से? सिरोही में चंद्रावती जिसका प्राचीन नाम था। उसके बाद यदि हम बात करें तो बात आती है हमारी उदयपुर की। उदयपुर और चित्तौड़, इसको प्राचीन काल में जाना जाता था शिवी के नाम से। शिवी या
किवी। और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी प्राचीन काल में जिसका नाम था मध्यमिका, या जिसका वर्तमान में हम कहते हैं मध्यमिका या नगरी। यानी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नगरी का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्यमिका या मध्यमिका, जो कि राजधानी थी किसकी, सिवी या किवी की। साथ ही साथ उदयपुर जो है इसका हमें प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट भी देखने को मिलता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि मेदपाट या प्रागवाट भी उदयपुर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। इस बात की हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फिर यदि आगे हम बात करें तो जोधपुर जो है, इस जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है, पाली से लगता हुआ भाग, इस भाग को कहा जाता था गुजरातरा। गुजरातरा के नाम से जाना जाता था। जोधपुर जिला जो है उसका जो दक्षिणी भाग था उसको। साथ ही साथ सिरोही जो है, सिरोही में आपको पता है तो आबू है। आबू को प्राचीन काल में कहा जाता था अर्बुद प्रदेश। अर्बुद प्रदेश, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में आबू को किस नाम से जाना जाता था, तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा अर्बुद प्रदेश। यानी ये राजस्थान के इस साइड वाले हमने कुछ जिले लिए और उनके प्राचीन नाम देखे कि प्राचीन काल में किसको किस नाम से जाना जाता था। तो यदि हम बात करें सबसे पहले राजस्थान का उत्तरी भाग में राजस्थान के आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है उसको प्राचीन काल में कहा जाता था योद्धे, सीधा से याद हो जाएगा। उसके बाद बीकानेर का दक्षिणी भाग और जोधपुर का उत्तरी भाग, इसको मिलाकर बोला जाता था जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी नागौर, जिसका प्राचीन नाम जो था वो था अहिछत्रपुर। एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे यहां से पूछे जाते हैं प्राचीन नामों को लेकर, तो ऐसे में आपके लिए यह उपयोगी हो सकता है कि हम इसको मैप की सहायता से और साथ ही साथ एक दो बार आप इसको सुनोगे, रिवाइज करोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और ऑप्शन देखते ही आपको ये याद आ जाएगा। फिर यदि हम बात करें जोधपुर के दक्षिणी भाग की, साथ ही साथ पाली के उत्तरी भाग की, तो उसको प्राचीन काल में कहा जाता था गुजरातरा। फिर अगला जिला आता है जैसलमेर, जिसका की प्राचीन नाम, क्योंकि जैसलमेर की एक गायकी फेमस है, मांड गायकी, इस वजह से इसे प्राचीन काल में कहा जाता था मांड प्रदेश, मार्डदरा या वल्ल प्रदेश। फिर बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र है उसके लिए शब्द प्रचलित था मालानी प्रदेश। साथ ही साथ जालोर जो था जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जालोर को कहा जाता था जबालीपुर या जबालीपुर। साथ ही साथ यहाँ पर जाल वृक्ष की प्रधानता पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जबालीपुर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सिरोही की तरफ। सिरोही का प्राचीन नाम जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है चंद्रावती। सिरोही का प्राचीन नाम क्या था, चंद्रावती। और चंद्रावती राजस्थान का वो नगर है जहां से प्राचीन काल में भूकंप रोधी जो इमारतें हैं उनके साक्ष्य मिले हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर सिरोही में ही हमारा पड़ता है आबू। आबू को प्राचीन काल में जाना जाता था अर्बुद प्रदेश के नाम से और वर्तमान में इसको हम जानते हैं आबू के नाम से। फिर आगे बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर और चित्तौड़ का जो भूभाग है उसका प्राचीन नाम था सिवी या क्यू, जिसकी राजधानी जो थी वो थी मध्यमिका या मध्यमिका, जिसको वर्तमान में हम जानते हैं किस नाम से, नगरी के नाम से। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें तो उदयपुर के और भी नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मेदपाट, प्रागवाट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेदपाट किसका प्राचीन नाम था, तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर का। फिर प्रागवाट किसका प्राचीन नाम था, ऐसी कंडीशन में भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रदेश थे जिनसे लेकर आपको सीधे सीधे एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनके आंसर किस प्रकार से करने हैं, तो उसके लिए आप इसको इजीली मैप की सहायता से एक दो बार रिवाइज करोगे, इजीली आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली इस टॉपिक में समझने का वैसे कुछ है नहीं, इसको बस सीधा सा रटना होता है कि नाम देखो और दो चार बार पढ़ो तो ऑटोमेटिकली नाम जो है वो आपको याद हो जाते हैं। अब उसके बाद बाकी क्षेत्रों की बात करते हैं कि राजस्थान के और कौन कौन से क्षेत्र किन किन नामों से जाने जाते थे, तो बात करते हैं आगे हम। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो दो तीन नाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला नाम देखने को मिलता है मारवाड़, दूसरा मेवाड़, तीसरा मरु और चौथा मेरू।
यानी ये जो नाम है इनको लेकर कई बार एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप की है, तो ऐसे में इनको लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। बीनमाल का ध्यान रखना, जालोर में एक जगह है बीनमाल, जिसमें चीनी यात्री एनसांग आया था, जिसने शियुकी की रचना की और उसने इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो किया था पीलोमोली। बीनमाल के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? पीलोमोली। इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपके सामने बोला मेवाड़, मारवाड़, मरु, मेरु, ये जो शब्द है या टली और थली, इनसे किस प्रकार से, क्योंकि ये डिफरेंट वर्ड है, इनमें केवल और केवल शब्दों का डिफरेंट है और क्षेत्र का डिफरेंट है और वहां कंफ्यूज करने के लिए हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो, एक है आपका मारवाड़। मारवाड़ का मतलब है राजस्थान का पश्चिमी भाग, यानी जो जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये वाला जो क्षेत्र थे इनको हम बोलते हैं मारवाड़ के नाम से जानते हैं, जहां की बोली है कौन सी? मारवाड़ी। फिर एक आता आपका मेवाड़। मेवाड़ में यदि हम बात करें तो मेवाड़ में शामिल होते हैं, मुख्य रूप से तो शामिल होता है उदयपुर प्लस चित्तौड़गढ़, इनके साथ ही साथ भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़, ये भी आंशिक रूप से शामिल होते हैं किसमें? मेवाड़ में। तो ये था आपका मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ का जो भूभाग है इसको हम बोलते थे क्या? मेवाड़। फिर आता आपका मरु। ध्यान रखना, मरु जो शब्द है वो प्रयोग में लिया जाता है पश्चिमी मरुस्थल के लिए, पश्चिमी मरुस्थल के लिए। और एक शब्द है आपका मेरु। मेरु जो शब्द प्रयोग लिया जाता है वो प्रयोग लिया जाता है अरावली पर्वतमाला के लिए। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला प्राचीन वलित पर्वतमाला है, विश्व के प्राचीनतम जो वलित पर्वतमालाएं हैं उनमें जिसकी गिनती होती है, उस अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। उसको जाना जाता है मेरु के नाम से। मरु, मरु का मतलब राजस्थान में जो पश्चिम मरुस्थलीय भाग है उसको जाना जाता है मरु के नाम से। इसलिए हम राजस्थान के लिए भी उपशब्द प्रयोग में लेते हैं मरुभूमि, या पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल जो है उसके लिए भी हम शब्द यूज में लेते हैं मरुभूमि। अब मारवाड़ और एक शब्द है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा शब्द जो प्रयोग लिया जाता है वो लिया जाता है बेसिकली अजमेर और राजसमंद के कुछ भाग के लिए। अजमेर और राजसमंद का कुछ जो भाग है उसको जाना जाता है मेरवाड़ा के नाम से, और मारवाड़ के नाम से पश्चिमी राजस्थान जहां राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था, जोधपुर वाला हिस्सा, इसको हम जानते हैं किस नाम से? मारवाड़ के नाम से। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मेवाड़, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़। अब चलते हैं हम दक्षिण राजस्थान की तरफ कि दक्षिणी राजस्थान और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है इसके लिए कौन कौन से शब्द प्राचीन काल में प्रचलित थे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है वागड़ की। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि माही नदी जो है उसको कहा जाता है वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा। यानी वागड़ जो है, वागड़ जो प्रयोग किया जाता है शब्द, वो प्रयोग किया जाता है एक तो प्रतापगढ़ के लिए, एक डूंगरपुर के लिए और एक बांसवाड़ा के लिए। यानी जहां जहां माही नदी चलती है राजस्थान में, जिन जिन जिलों में माही नदी बहती है उन जिलों में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है वागड़ प्रदेश। साथ ही साथ हमें एक शब्द और देखने को मिलेगा और वो मिलेगा राजस्थान बांगड़ प्रदेश या राजस्थान बांगर प्रदेश, बांगर या बांगड़। ध्यान रखना, ये लूणी नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसमें जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है उसको कहा जाता है बांगर या बांगड़। और सामान्यतः ये लूणी नदी का जो अपवा है उसका उत्तरी भाग, यानी जैसे नागौर हुआ, सीकर हुआ, झुंझुनू हुआ, कुछ भाग पालिका हुआ, इनके लिए हम प्रयोग करते हैं क्या? बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश के साथ ही आपको ध्यान रखना है एक गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश जो है वो भी लूणी नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसको बोला जाता है। बेसिकली पाली, बाड़मेर और जालोर में जो लूणी नदी का अपवा क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं मेवल की। मेवल की यदि हम बात करें तो मेवल कहा जाता है उदयपुर और डूंगरपुर को,
क्योंकि ये शब्द मिलते जुलते से हैं और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, और वो कहीं ना कहीं यदि हम इसको अच्छे से नहीं देखें तो हमारे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि मेवल जो है वो किसे कहा जाता है, उदयपुर और डूंगरपुर जो है इसका जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मेवल। साथ ही साथ एक शब्द आता है भोमट। भोमट जो है वो कहा जाता है उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर का जो प्रदेश है उसके लिए भोमट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक आता है आपका बोराट। बोराट का जो पठार है इसको लेकर, क्योंकि आरपीसी का ये फेवरेट प्रश्न है, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बोराट का पठार कहां स्थित है। तो देखो बोराट का जो पठार है, और सीधा ऑप्शन वही मिलते हैं। बोराट का जो पठार है वो है आपका गोगुंदा से लगा के और कुंभलगढ़ तक। गोगुंदा पड़ता है आपका उदयपुर में और कुंभलगढ़ पड़ता है आपका राजसमंद में। यानी गोगुंदा उदयपुर से लगा के और कुंभलगढ़ राजसमंद तक जो विस्तृत पठारी भाग है उसको बोला जाता है बोराट का पठार। अब याद कैसे रखेंगे, तो सीधा सा आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। बोर का मतलब क्या होता है, सुबह। आप इसको इस प्रकार से याद करो कि यदि हमें जीके याद करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, यानी भोर में उठना पड़ेगा। जी से आपका हो जाएगा गोगुंदा और के से आपका हो जाएगा कुंभलगढ़। जी से गोगुंदा कहां पे, उदयपुर में। के से आपका हो जाएगा कुंभलगढ़, कहां पड़ता है, राजसमंद में। यानी बोराट का जो पठार है वो किन दो जिलों में है, ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा उदयपुर और राजसमंद में। और यदि ऐसे पूछा जाए कि किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तब आपका आंसर हो जाएगा गोगुंदा और कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच का जो पठारी भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बोराट के पठार के नाम से जानते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक आता है आपका कांठल। कांठल बोला जाता है प्रतापगढ़ में जो माही नदी है उसका जो किनारा है उसको कहा जाता है कांठल। यानी कांठा का मतलब यही होता है किनारा, और कांठल कहा जाता है प्रतापगढ़ में माही नदी का जो किनारा है। प्रतापगढ़ में माही नदी का जो किनारा है उसको कहा जाता है कांठल। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी हमने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहले दो शब्द देखे हमने, मेरवाड़ा और मारवाड़। मेरवाड़ा कहा जाता है अजमेर और राजसमंद का जो कुछ हिस्सा है उसको किस नाम से जाना जाता है, मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा मारवाड़। मारवाड़ कहा जाता है राजस्थान के पश्चिमी भाग को, जहां पे मारवाड़ी बोली जाती है। फिर मरु और मेरु। मरु का मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मरु के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसको जाना जाता है मेरु के नाम से। सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि अरावली जो है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा मेरु के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़। यानी ये तो पूरे के पूरे जिले आते हैं। बाकी राजसमंद काफी हिस्सा आता है राजसमंद का। भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ जो है वो आंशिक रूप से काउंट किए जाते हैं किसके साथ, मेवाड़ के साथ। फिर हमने बात की वागड़ की। वागड़ कहा जाता है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को, जहां माही नदी राजस्थान में बहती है। उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, वागड़ के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा मेवल। मेवल है उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये जो भाग है इसको जाना जाता है मेवल के नाम से। और भोमट का सीधा सा आपको याद रखना है, उदयपुर और डूंगरपुर जो है इसका जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोला जाता है भोमट। फिर हमने देखा बोराट का पठार, क्योंकि जब भोमट देख रहे हैं तो सीधा सा आपको बोराट का पठार भी इसके साथ ही देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, भोमट में आपका आंसर क्या होगा, उदयपुर और डूंगरपुर। लेकिन बोराट का पठार यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा गोगुंदा उदयपुर से लगा के और कुंभलगढ़ राजसमंद तक जो विस्तृत पठारी भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बोराट के पठार के नाम से जानते हैं। फिर इसको सीधा सा आप याद कर सकते हो कि यदि हमें जीके याद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, यानी भोर में उठना पड़ेगा। तो बोराट, भोर से आप याद रख लोगे जीके,
G फॉर गोगुंदा और K फॉर कुंभलगढ़। गोगुंदा कहाँ? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहाँ? राजसमंद में। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम, और जैसे दो फेमस पठार है यहाँ के, उनको लेकर भी आरपीएससी कई बार प्रश्न पूछ लेती है, क्योंकि ये स्पेशली पठार जो है वो आरपीएससी बहुत अच्छी प्रकार से पूछती है, क्योंकि कंफ्यूजिंग करने वाले ऐसे ही होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आरपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ लेती है सीधे सीधे। तो हमें इन प्रश्नों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से हमें आंसर देना होता है। इवन ये जो दो तीन पठार है, जैसे बिचौलिया का पठार है, बुराट का पठार है, देसरो का पठार है, इन तीनों पठारों से लगभग आरपीएससी के तीसरे चौथे पेपर में प्रश्न होता है, जहां राजस्थान की ज्योग्राफी लगती है वहां, क्योंकि इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहता है, इसलिए आरपीएससी बार बार इन पर प्रश्न पूछती है। तो आगे देखते हैं हम दो और पठार, जिनमें एक तो पठार है ऊपरमाल का पठार और एक है देशहरो। ये दो, और साथ ही साथ बोराट का पठार, इन तीनों पे अपन चर्चा कर लेते हैं। बोराट के पठार पे अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि हम यदि जल्दी उठेंगे, भोर में उठेंगे, तो हमें जीके अच्छे से याद होगी। ये तो हो गया आपका बोराट का पठार। अब उसके बाद ऊपरमाल का जो पठार है, ऊपरमाल के पठार को किस प्रकार से हम याद करेंगे, तो ध्यान रखना, जैसे मान लो फैमिली में दो लोग हैं, पति और पत्नी। ऐसी स्थिति में मान लो किसी बात पे पति और पत्नी की बहस हो जाती है, तो हमेशा बात ऊपर किसकी होती है? बीवी की होती है। तो आप ऐसे याद रखोगे कि लड़ाई की स्थिति में हमेशा किसकी बात ऊपर होती है? बीवी की। यानी इसका मतलब यहां से हो जाएगा बिजोलिया, बिजोलिया से लगाकर बी फॉर भैंसरोडगढ़। बिजोलिया है आपका भीलवाड़ा में और भैंसरोडगढ़ है आपका चित्तौड़ में। इनके बीच जो विस्तृत भूभाग है, जिसको हम बोलते हैं ऊपरमाल का पठार, और ऊपरमाल का जो पठार है वहां 1897 से लगा के 1941 तक राजस्थान के इतिहास का सबसे लंबा जो किसान आंदोलन था वो चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो था, इसका यदि हम प्राचीन नाम देखें तो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है विज्ञावली, और साथ ही साथ यदि हम बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया का नाम देखें तो हमें देखने को मिलता है उत्तमाद्री। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फेमस किसान आंदोलन रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो आपको इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करके प्रश्न भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद है देशहरो। देशहरो जो है, ध्यान रखना, दो पहाड़ियां हैं उदयपुर में। एक पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी और एक पहाड़ी का नाम है रागा पहाड़ी। इसके बीच जो भूभाग है हरियाली वाला, इसको कहा जाता है देशहरो। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए आप सीधा सा ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मान लो अपन अब हमारे घरों के ऊपर जब हम लोग चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है। यानी हम जमीन पे हैं, जमीन से यदि हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, यानी मकान के ऊपर जाएंगे, तो हमें चारों तरफ क्या दिखेगी? हरियाली दिखेगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि देश जो है वो चारों तरफ से हरा हरा दिख रहा है। यानी देश हरा हरा दिख रहा है। कब दिख रहा है? जब हम जरा सा ऊपर होते हैं। यहां से आपका याद हो जाएगा, जरा सा ऊपर होते ही देश कैसा दिखाई देता है? हरा हरा दिखाई देता है। जैसे आपका हो जाएगा जरगा और रा से आपका हो जाएगा रागा। ये जरगा और रागा की जो उदयपुर में पहाड़ियां हैं, इनके बीच में जो मैदान है उसको जाना जाता है किसके नाम से? देशहरो के नाम से। सीधा सा हमें ध्यान रखना है। यानी ये वो तीन पठार थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग से रहते हैं। ऐसी कंडीशन में इनको आप किस प्रकार से याद कर सकते हो और लंबे समय तक इनको किस प्रकार से हम अपने दिमाग में स्टोर रख सकते हैं, उसके लिए हमने छोटा सा प्रयास किया। कैसे? बोराट से सीधा याद रखो। भोर मतलब जल्दी उठ के क्या पढ़ना चाहिए? जीके पढ़ना चाहिए। गोगुंदा और कुंभलगढ़। गोगुंदा कहाँ? उदयपुर। कुंभलगढ़ कहाँ? राजसमंद। फिर उसके बाद हमने देखा ऊपरमाल। पति पत्नी की लड़ाई में हमेशा बात ऊपर किसकी रखी जाती है? बीवी की रखी जाती है। बिजोलिया कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। भैंसरोडगढ़ कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। सीधा सा आपको याद हो जाएगा और कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप आरपीएससी के पुराने पेपर उठा के देखना, पता चलेगा आपको कि इन तीनों ही पठारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है देशहरो। देशहरो की यदि हम बात करें तो आप सीधा सा ऐसे याद रखो कि जरा सा ऊपर हम चढ़ गए, कहां पर? छत पर। तो हमें देश कैसा दिख रहा है? हरा हरा दिख रहा है। यानी जे फॉर जरगा, रा फॉर रागा। इनके बीच जो मैदान स्थित है उसको हम जानते हैं किसके नाम से? देशहरो के नाम से।
साथ ही साथ यहाँ जब हम उदयपुर में एंट्री कर ही चुके हैं, एक चीज और देख लेते हैं हम, गिरवा। यानी उदयपुर के चारों तरफ जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी हमने क्या क्या देखा, एक तो गोराट का पठार देखा, भोर में जल्दी उठ के क्या पढ़ो, जीके। फिर हमने देखा ऊपरमाल का पठार, बात हमेशा ऊपर रखी जाती है किसकी, बीबी की, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। थोड़ा सा यानी जरा सा ऊपर उठेंगे तो हमें क्या होगा, देश हरा हरा दिखाई देगा। जयपुर जरगा, राफोर रागा, और इनके बीच कौन सा मैदान स्थित है, देश हरों का मैदान स्थित है। फिर गिरवा, उदयपुर के चारों और जो तस्तरीनुमा पहाड़ियों की मेखला है, उसको जाना जाता है किसके नाम से, गिरवा के नाम से। ये हो गया आपके थोड़े से पठारों से रिलेटेड प्रश्न। साथ ही साथ एक और याद रख लेना, 56 का मैदान। अब 56 का जो मैदान है वो जहां हमारी माई नदी बहती है, उस माई नदी के बेसिन में विस्तृत है। और कहा जाता है कि माई नदी का जो बेसिन है उसमें जो 56 नदी नालों या 56 ग्रामों का जो समूह है, उसको हम 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। और इसका जो विस्तार है वो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। यानी 56 का मैदान जो है उसका विस्तार कहाँ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ये हो गया आपका 56 का मैदान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक नाम देखने को मिलता है हमें, मालव प्रदेश। एक नाम देखने को मिलता है माल प्रदेश, और एक नाम देखने को मिलता है माल खेराड़। तीनों मिलते जुलते से हैं और तीनों से लगभग सीधे सीधे प्रश्न यदि बने तो थोड़ा कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में यदि मालव प्रदेश की बात करें हम, तो मालव प्रदेश का मतलब है कि मालवा का जो पठार है उससे लगता हुआ राजस्थान का क्षेत्र, जैसे झालावाड़ हुआ और प्रतापगढ़ हुआ, इनको बोला जाता है क्या, मालव प्रदेश। यानी मालव प्रदेश की यदि हम बात करें तो झालावाड़ प्लस प्रतापगढ़ जो है, इसको हम जानते हैं किस नाम से, मालव प्रदेश के नाम से। फिर यही माल प्रदेश यानी आपका जो हड़ौती का पठार है, हड़ौती का पठार, सीधा सा कोटा संभाग जो है वो शामिल किया जाता है हड़ौती के पठार में। ट्रिक आपको मैंने कल बताई थी जब हमने संभागीय व्यवस्था देखी थी कि बाबू को जाला कौन कौन हो जाएंगे, 12, बूंदी, कोटा और झालावाड़। ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है माल प्रदेश या हड़ौती प्रदेश। हड़ौती का पठार जो है वो कहां स्थित है, 12, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में। फिर यदि हम बात करें माल खेराड़, इसके लिए आप ध्यान रखना, भीलवाड़ा में एक जगह है जहाजपुरा और टोंक में एक जगह है मालपुरा। यानी जहाजपुर भीलवाड़ा से लगा के और मालपुरा टोंक के बीच जो भाग है उसको जाना जाता है माल खेराड़ के नाम से। इस बात का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में सीधा सीधा इनसे यदि प्रश्न पूछते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि हम इनको लेकर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारा जो पूर्वी राजस्थान है इससे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यानी ये आपके पठारों से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में हो सकते हैं वो कंफ्यूजन, साथ ही साथ राजस्थान का जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें प्राचीन नामों को लेकर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो। और अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान की, कि पूर्वी राजस्थान से संबंधित प्रश्न हमसे किस प्रकार से एग्जाम हॉल में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। यदि पूर्वी राजस्थान की हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान से संबंधित क्या क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में देखेंगे बिना कंफ्यूज हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां एक प्रदेश है राठ प्रदेश, ऊपर ज्यादा हो गया, यानी जयपुर जो है, यानी सीधा आप याद रख लो राठ प्रदेश। राठ प्रदेश जो है वो कहा जाता है आपका जयपुर में जो कोटपुतली है, जयपुर के कोटपुतली से लगा के और अलवर तक का जो क्षेत्रफल है, जयपुर के कोटपुतली से लगा के अलवर तक का जो क्षेत्रफल है उसको क्या कहा जाता है, राठ प्रदेश कहा जाता है। यानी जयपुर का जो कोटपुतली है वहां से लगा के अलवर तक का जो विस्तृत भूभाग है उसको कहा जाता है राठ प्रदेश। साथ ही साथ जब हम जयपुर देख रहे हैं तो जयपुर में एक नदी बहती है, ढूंढ नदी।
ढूंढ नदी के कारण जयपुर और दौसा का जो भाग है उसको कहा जाता था ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश। यहाँ की जो भाषा थी या जो बोली थी वो बोली भी कौन सी थी? ढूंढाड़ी बोली थी। यहाँ ढूंढाड़ी बोलने वाले लोगों की अधिकता होने के कारण और ढूंढ नदी का अपवा क्षेत्र होने के कारण इसको कहा जाता था क्या? ढूंढाड़ प्रदेश। फिर साथ ही साथ जब हमने देखा था मालव प्रदेश, उसमें ध्यान रखना बोली जो बोली जाती है वो बोली जाती है मालवी। ये जो कोटपुतली से लगा के और अलवर तक का जो क्षेत्र है जिसको हम राठ प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसमें एक भाषा बोली जाती है या बोली जाती है जिसका नाम है अहिरवाटी। तो यह भी कई बार प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं कि जयपुर के कोटपुतली से अलवर तक का जो अहिरवाटी बोली वाला क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राठ प्रदेश से ही मिलता जुलता एक शब्द है राठी प्रदेश। राठी प्रदेश। राठी बोला जाता है राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है उससे पश्चिम का जो भाग है उसको जाना जाता है किसके नाम से? राठी के नाम से या राठी प्रदेश के नाम से। जब मैं राजस्थान के भौतिक विभाजन आपको बताऊंगा उस समय हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है और ये किस प्रकार से राजस्थान को विभाजित करती है और इनके संदर्भ में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी हम केवल और केवल चर्चा राजस्थान के जो भौतिक भूभाग है उनको लेकर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम केवल और केवल इनका संदर्भ इतना ही देखते हैं कि राठी प्रदेश का मतलब है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है इससे जो पश्चिम का भाग है जैसे जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ या गंगानगर का जो दक्षिणी भाग हुआ, ये जो भाग है इसको हम जानते हैं किसके नाम से? राठी के नाम से। यहीं से एक चीज और मुझे याद आ गई, एक होता है थली और एक होता है तली। थली प्रदेश का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ भाग। ऊंचा उठा हुआ भाग में यदि हम देखें तो थली प्रदेश में आते हैं आपके एक तो बीकानेर जिला, एक चूरू जिला और एक गंगानगर का जो दक्षिणी भाग है उसको हम काउंट करते हैं किसमें? थली प्रदेश में। थली का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भाग। और एक होता है तली। तली का मतलब होता है पेंदा। यानी जब हम राजस्थान का भौतिक विभाजन देखेंगे उस समय हम देखेंगे जैसे मान लो दो बालू का स्तूप है और दो बालू का स्तूपों के बीच में एक झील बन गई। अब ये जो झील बनी इस झील का ये जो पेंदा होगा इसको हम जानेंगे तली के नाम से। इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यानी राठ हो गया, कहां से कहां तक? कोटपुतली जयपुर से लगा के अलवर तक। अहिरवाटी भाषा का जो जहां पे अहिरवाटी बोली जाती है उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? राठ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ढूंढाड़। ढूंढाड़ का मतलब जयपुर और दौसा जहां पे कौन सी नदी बहती थी प्राचीन काल में? ढूंढ नदी बहती थी। उस ढूंढ नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसको जाना जाता है ढूंढाड़ के नाम से। और वहां की जो बोली थी या वहां की जो भाषा थी वो कौन सी थी? ढूंढाड़ी थी। फिर यदि हम बात करें दो शब्द और हमें एक जैसे देखने को मिलते हैं। एक मिलता है शेखावाटी और एक मिलता है तोरावाटी। शेखावाटी की यदि हम बात करें तो शेखावाटी से अभिप्राय है कि राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू यानी एच नाम का लड़का सिंजे नाम की लड़की से पूछता है, यानी यह जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है शेखावाटी। प्राचीन काल में शेखावतों द्वारा यहां शासन किया जाता था, जिसके नाम पर इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? शेखावाटी पड़ा। फिर एक आता है तोरावाटी। ध्यान रखना, तोरावाटी कहा जाता है कांतली नदी जो है इसका जो अपवा क्षेत्र है, यानी कांतली नदी का अपवा क्षेत्र। कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जब हम अपवा क्षेत्र की बात आई गई है तो ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी है उसके अपवा क्षेत्र को कहा जाता है नाली, और घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र को ही पाकिस्तान में कहा जाता है हाकरा या हकरा। साथ ही साथ लूणी नदी जो है इसके अपवा क्षेत्र को आगे जालोर में कहा जाता है रेल या नाड़ा। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अपवा क्षेत्र की जब बात चल रही थी कांतली की, तो ऐसे में थोड़ा सा उनको भी हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। यानी शेखावाटी का मतलब सीकर, चूरू और झुंझुनू। तोरावाटी का मतलब कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है, जो कि मुख्यतः किन किन जिलों में है?
सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी। और यहां पे घास के जो चारागाह पाए जाते हैं उनको कहा जाता है बीड़ या बीड़ा। यानी शेखावाटी जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बीड़ या बीड़ा के नाम से जाना जाता है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अब बच गया केवल और केवल, क्योंकि ये जो हमारी बात हुई वो हुई उत्तरी पूर्वी राजस्थान की। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला पूर्वी राजस्थान ही है आपको। पूर्वी राजस्थान की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलवर की, कि अलवर जो है क्योंकि उसको प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। एक बार पहले थोड़ा सा कुछ चीजें आप माइंड में सेट रखेंगे, किस प्रकार से। अलवर की यदि हम बात करें, यह मान लो आपका अलवर है। इस अलवर का जो उत्तरी भाग है, अलवर का जो उत्तरी भाग है इसको प्राचीन काल में कहा जाता था कुरुक्षेत्र। इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कुरुक्षेत्र। और अलवर का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है इसको कहा जाता था मत्स्य क्षेत्र। और अलवर का जो पूर्वी भाग है, साथ ही साथ अलवर का पूर्वी भाग या अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी भाग और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, सॉरी, इसको बोला जाता था, यानी अलवर का पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग साथ ही साथ भरतपुर, इसको बोला जाता था मेवात के नाम से। अब कुरु जो था इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य जो था इसकी जो राजधानी थी वो थी बेरठ, जिसका प्राचीन काल में नाम जो था वो था विराटनगर। महाभारत काल में जिसका उल्लेख मिलता है विराटनगर, इसकी राजधानी थी मत्स्य जनपद की। कुरु जनपद की जो राजधानी थी वो कौन थी? इंद्र प्रदेश। मेवात हम बोलते हैं किसको? अलवर प्लस भरतपुर जो है इसको हम जानते हैं किस नाम से? मेवात के नाम से। अब थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इनको लेके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लेकर के हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक है आपका अलवर प्लस भरतपुर प्लस करौली प्लस धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक है आपका अलवर और भरतपुर, एक है आपका भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। इन सबके अलग अलग नाम हैं और सीधे सीधे हम लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। ऐसी कंडीशन में हमें कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो एबीसीडी, एबीसीडी का मतलब आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था, उस एकीकरण का जो प्रथम चरण था, उस प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और साथ ही साथ अलवर का जो निमराना ठिकाना था, इनको मिलाकर एक संघ बनाया गया जिसका नाम था मत्स्य संघ। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों को मिलाकर राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा संघ बनाया गया? मत्स्य संघ। फिर अलवर और भरतपुर, इसको मैंने आपको बता ही दिया किस नाम से जानते थे? मेवात के नाम से। अब आया आपका बी, सी और डी। इसको जाना जाता था प्राचीन काल में सूरसेन जनपद के नाम से। और यह जो सूरसेन जनपद था इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी मथुरा। फिर करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इसमें आपको पता हो तो एक नदी बहती है चंबल। चंबल नदी जो है इसके अपुआ क्षेत्र में जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसको हम बोलते हैं डांग क्षेत्र। डांग में कौन कौन से जिले आते हैं? तब आपका आंसर होगा करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। इवन करौली को तो डांग की रानी बोलते हैं। यानी डांग क्षेत्र का यदि आपसे पूछे तो कौन आएगा? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। सूरसेन का पूछे तो आएगा भरतपुर, करौली और धौलपुर। यदि मेवात का पूछे तो अलवर और यानी कुछ भाग अलवर का, कुछ भाग भरतपुर का। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर,
ये थे राजस्थान के एकीकरण के समय किसमें, मत्स्य संघ में। और साथ ही साथ अलवर को लेकर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था या कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में दिल्ली जिसको अपन बोलते हैं। फिर इसका जो दक्षिण पश्चिमी भाग था उसको जाना जाता था मत्स्य के नाम से, और इसकी जो राजधानी थी वो थी बेराट, वर्तमान में जो बेराट है। इसी का प्राचीन नाम था विराटनगर। और बाकी ये क्लियर है, यानी सीधा सा यहां से कंफ्यूज करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधा सा स्ट्रक्चर बना के हम इनको याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे, ABCD, इसका मतलब क्या कि यह है हमारा कौन सा संघ, मत्स्य संघ। फिर यदि A और B ले तो वो हो जाएगा किसमें, मेवात में। फिर BCD वो हो जाएगा सूरसेन में, जिसकी प्राचीन काल में राजधानी क्या थी, मथुरा। फिर CD और इसके साथ सवाई माधोपुर को मिला देंगे तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, डांग क्षेत्र। 2 क्षेत्र और बच गए, उनके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। वहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक नाम देखने को मिलता है हमें ब्रजनगर, और एक नाम देखने को मिलता है ब्रिजनगर। ब्रजनगर और ब्रिजनगर, इन दोनों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंट है। और यदि हम इनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सेट करके रखें तो कभी हमारा यहां से प्रश्न गलत नहीं होगा। ये देखिए आपका राजस्थान का मैप, और यहां मैंने आपको बोला था कि हमने यूपी वालों को बीडी दी, यानी ये हो गया यूपी। और इधर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा एक प्रदेश आता है जिसका नाम है झालावाड़, और झालावाड़ में एक जगह है जालरा पाटन। अब देखो, कृष्ण भगवान जो थे उनको बोला जाता था ब्रिजेश, और कृष्ण भगवान का संबंध मथुरा यूपी से है। ऐसी कंडीशन में मुझे बताओ, यूपी से लगता हुआ जो किनारा होगा वो कृष्ण भगवान के ज्यादा नजदीक होगा। ऐसी कंडीशन में आपका जो भरतपुर है, इसको तो कृष्ण भगवान के नाम के नीचे देखो ब्रिजेश आ रहा है, इसका मतलब ब्रिज नगर जो कहा जाता था वो कहा जाता था प्राचीन काल में भरतपुर को, और ब्रिज नगर जो कहा जाता था वो कहा जाता था जालरा पाटन को। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये थे राजस्थान के, मुझे जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लगे कि प्राचीन नामों के कुछ नाम हमें पता होने चाहिए, वो सारे नाम मैंने प्रयास किया है मेरी तरफ से कि ऐसा कुछ भी इनसे रिलेटेड फैक्ट नहीं छूटे आपका, जो एग्जामों में पूछा जाता है। पुराने पेपरों को देख के और उनका एनालिसिस करके मुझे जो जो प्रदेश लगे कि इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने योग्य है, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। और साथ ही साथ आपको किस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस बारे में भी आप बता सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।